छीन के जम्मू को अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे और कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़वाएंगे। हमें उन मुसलमानों का वोट चाहिए जो हमारे साथ मिलकर खड़े होकर ये कहें कि 370 और 35 से जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट की तरह निर्मित करता था। हम किसी को यहाँ खुश करने नहीं बैठे हैं। जब हमने कहा कि मुसलमान हिंदुओं का या सिखों का हक खा रहे हैं जो संवैधानिक हक है, जिस तरीके से कश्मीर संभाग में और जम्मू के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उस नरसंहार के विरुद्ध आवाज़ उठाना उस फेलियर का कारण था कि भाजपा और यहाँ की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और यहाँ की लीडरशिप कश्मीर के दलाल बन के बैठ गई थी। उन्होंने हमारी पीठ में छुरा भोंका। में जो हुआ वो एक जिहादी चाल थी। रसाना में जो हुआ वो एक डेमोग्राफिक असॉल्ट का एक उसमें एंगल था। रसाना में जो हुआ उसमें ISI की शमूलियत थी। लेकिन जब भारत की सरकार ने जम्मू के लोगों को धोखा दिया, जब भाजपा ने जम्मू के लोगों को धोखा दिया। नमस्कार, JK अपडेट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एकजुट जम्मू के संस्थापक चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। अंकुर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो पर। जो आज पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर में है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इवॉल्व हुई है। 370 और 35A की एब्रोगेशन पहला एक नेसेसरी स्टेप था जम्मू की एम्पावरमेंट की तरफ, राष्ट्रवादी ताकतों को शक्ति देने की दिशा में। लेकिन जिस तरीके से 370 और 35A के बाद सरकार ने, खासकर केंद्र सरकार ने, अपने कदम पीछे खींचने का काम किया है, जिस तरीके से पुनः कश्मीर को ही केंद्र में रख के सत्ता किस तरीके से कश्मीर को ही वापस सौंपी जाए, उस राह पे चलने का काम किया है, स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। और इसीलिए ये आवश्यक है कि जम्मू संभाग के लोगों को स्वयं ही जिम्मेवारी उठा के 370 और 35A की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए काम करना होगा। इसी दिशा में जम्मू संभाग से ही एकजुट जम्मू संगठन जिस तरीके से खड़ा हुआ है, जम्मू की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और सत्ता का जो केंद्रीकरण है वो कश्मीर से हट के जम्मू की तरफ आए, उसे उसकी प्राप्ति के लिए आगे कार्यरत है। और मुझे उम्मीद है कि इस स्ट्रगल में 370 और 35A को ख़त्म करवाना हमारी पहली स्ट्रगल थी। अब इसके बाद जम्मू को पॉलिटिकली एम्पावर करना, जम्मू की होस्टेज सिचुएशन को ख़त्म करना, जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी जो दिल्ली ने बना के रखा है उस सिचुएशन को ख़त्म करना, उस दिशा में तीव्र गति से बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें सफलता मिलेगी। और अभी संघर्ष का समय है। इस संघर्ष के समय में हमें जम्मू संभाग के सभी लोगों का समर्थन धीरे धीरे हासिल हो रहा है। आप एक विशेष विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगभग वही विचारधारा BJP और RSS की भी है। इसके बावजूद जब जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया, एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, उसमें आपको शामिल नहीं किया गया या आप जैसी विचारधारा के दूसरे जम्मू के लीडर्स को शामिल नहीं किया गया, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी कि जम्मू कश्मीर में पुनः डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए जब डायलॉग शुरू हुआ तो उस डायलॉग तक में से जम्मू संभाग को एक्साइज आउट कर दिया गया। जम्मू संभाग की डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन जो रखने वाली संगठन थे, संस्थाएं थीं, उन्हें वहाँ पे जगह नहीं दी गई। जहाँ तक आपने विचारधारा में समानता की बात की, मुझे नहीं लगता कि विचारधारा में समानता है। मुझे लगता है कि वहाँ की तरफ से विचारधारा को लेकर बिट्रेयल किया जा रहा है और हम विचारधारा को क्रियान्वित करने का कार्य कर रहे हैं। जितने भी वो इश्यूज़, जिन इश्यूज़ के आधार पे कहा जाता है कि BJP की एक विशेष तरीके की विचारधारा है, उन इश्यूज़ पे डिलीवरी करने का काम, उन इश्यूज़ को पॉलिटिकली ग्राउंड पे ट्रांसलेट करने का काम तो स्वयं एकजुट जम्मू ने किया है या स्वयं हमारे संघर्ष के बाद हमने किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि किताबी बातें करना या केवल नारेबाजी करना ही एक विचारधारा के प्रति समर्पित आप हो वो नहीं दर्शाता। जब तक आप में वो क्षमता नहीं है कि आप अपनी विचारधारा को किताबों में से, कागज़ों में से, दिमाग में से निकाल के ग्राउंड पे ट्रांसलेट करो और ख़ासकर पॉलिटिकली ट्रांसलेट करो, तो आप ये कह सकते हो कि आप उस विचारधारा से संबंधित हो। हमारा विचारधारा से जुड़ा होना इस सच्चाई से साबित होता है कि हमने विचारधारा के आधार पे जो इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए उन पे आर्टिकुलेशन करके, नैरेटिव बिल्ड करके, लोगों में जागरूकता पैदा करके उन इश्यूज़ पे डिलीवर करने का काम किया। जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, या विभाजन की बात कहीं ना कहीं करती है। क्योंकि जितने भी आपके इश्यूज़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब हम जम्मू कश्मीर को एक मानते हैं तो कश्मीरी अवाम और
जो मुस्लिम कम्युनिटी उसको साइड में रख के रहे हैं, तो उसको आप किस प्रकार से जस्टिफाई? देखिए, हमारी विभाजनकारी विचारधारा है, ऐसा प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग करते हैं और मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा का शिकार ही काफ़ी बार हमारे स्वयं अपने लोग भी हो जाते हैं। देखिए, आपने अगर हमारी विचारधारा को हमें टेस्ट करना है तो आप देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज़ पे हमने क्या क्या किया है। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट का मुद्दा हमने उठाया, तो हमने केवल कोई मुस्लिम बैशिंग या कोई इस्लाम बैशिंग नहीं की। हमने ये कहा कि मुख्यमंत्री एक 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर निकालती हैं जहाँ पे मुसलमानों को ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए लीगल इम्यूनिटी देती, इसीलिए ये लैंड जिहाद स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हमने कोर्ट में विभिन्न तरीक़ों से रिपोर्ट्स मंगवाई जिससे साबित हुआ कि जम्मू संभाग में जंगलों पे, स्टेट लैंड्स पे, फॉरेस्ट लैंड्स पे एक समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समाज का कब्जा करवाया गया है। रिपोर्ट्स के आधार पे, तथ्यों के आधार पे हमने साबित किया कि किस तरीके से यहाँ पे वहाबी आर्किटेक्चर में बनी हुई, चाहे वो मॉस्क्स हों, चाहे वो मदरसाज हों, वो स्टेट लैंड पे, फॉरेस्ट लैंड्स पे बने हुए हैं। हमने रोशनी कानून के विरुद्ध संघर्ष करके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग्स इन द कोर्ट तथ्यों के आधार पे ये साबित किया कि रोशनी कानून को एक लेजिस्लेटिव टूल की तरह इस्तेमाल किया गया कि जहाँ जहाँ मुसलमान को बसाना है, जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए वहाँ बसाया जाए। इन विषयों के खिलाफ लड़ना मुझे नहीं लगता कि कोई कम्युनल या तोड़ने वाली बात है। ये करना एक विभाजनकारी कृत्य था, जिस विभाजनकारी कृत्य के पीछे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म थी। तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को रोकना, उसके खिलाफ लड़ना, उसके खिलाफ जंग छेड़ना, मुझे लगता है संविधान की मूल भावना को दिमाग में रख के ही चलने वाली बात है और ये विभाजनकारी नहीं बल्कि देश हित में किया गया कार्य है। वहाँ आप हिंदू जेनोसाइड की बात देखें, 1990s में जिस तरीके से कश्मीर संभाग में और जम्मू के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उस नरसंहार के विरुद्ध आवाज़ उठाना और सरकार से ये गुहार लगाना कि आप इस नरसंहार को ऑफिशियली रिकग्नाइज़ करो ताकि जो परपेट्रेटर समाज है, जो परपेट्रेटर्स हैं, उन्हें पनिश किया जा सके और न्याय किया जा सके विक्टिम समाज के साथ। तो जहाँ तक विषयों का सवाल है, जिन विषयों के पे हमने लड़ाई लड़ी है, या 370 या 35 को ख़त्म करने की लड़ाई की, 370 और 35 एक ऐसा संवैधानिक अरेंजमेंट था जो जम्मू कश्मीर को भारत की सेकुलर धरती में एक पाकिस्तान की तरह निर्मित करता था, एक नॉन सेकुलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट की तरह निर्मित करता था, कि जहाँ पे सोच ये थी कि चूंकि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए इनफिडल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान यहाँ पे लागू नहीं होगा, इसका अपना एक अलग संविधान होगा, इसका अपना अलग झंडा होगा, अपना एक पूरा सिस्टम होगा जो मुस्लिम सब नेशनलिज्म पे आधारित होगा, जो उसी सोच और विचारधारा पे निर्धारित होगा जिस सोच और विचारधारा के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इन चीज़ों के खिलाफ लड़ना तो विभाजनकारी नहीं है, इन चीज़ों के खिलाफ लड़ना तो राष्ट्रवाद है। जो ये लोग ये जो आपका राष्ट्रवाद है, जिन मुद्दों को लेकर आप चले, उनमें कहाँ तक सफल हुए और किस मुकाम तक आप पहुंचे? अगर सफलता नहीं मिली तो किस स्तर तक आप? नहीं, हमें बिल्कुल पूर्णतः सफलता मिली। आप ये जानते हैं कि 370 और 35A के खिलाफ चाहे सुप्रीम कोर्ट हो तो चाहे जम्मू संभाग पे ग्राउंड पे लड़ने की बात हो, एकजुट जम्मू के अलावा किसी और संगठन ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो 370 और 35A को अंतोगत्वा सरकार को समाप्त करना पड़ा। ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री रूट से होना था, तो पार्लियामेंट में हमारे MPs नहीं थे, वहाँ पे भी हमने समर्थन किया होता। लेकिन जिस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग की बात है, जिस तरीके से जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की बात है, जिस तरीके से पहली बार देश और दुनिया को ये बताना कि 370 और 35A संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अलगाववाद को जन्म देने वाली एक सोच है, विचारधारा है, ये एक कम्युनल और मुस्लिम सब नेशनलिज्म पे आधारित एक विचारधारा है, हमें उस पर सफलता प्राप्त हुई। वहाँ लैंड जिहाद के विभिन्न टूल्स, चाहे वो रोशनी कानून हो, उसे ध्वस्त करवाया। 2014 में हमने कानून को चुनौती दी और सिंगल हैंडेडली 6 साल की लड़ाई में बिना विधानसभा में गए हुए, बिना पावर अपने हाथ में लिए हुए कानून को खत्म करवा दिया, कानून को ध्वस्त करवा दिया। उस कानून को जो जम्मू के खिलाफ था, उस कानून को जिससे जम्मू की तबाही और विध्वंस का रास्ता, मार्ग प्रशस्त किया जा रहा था, उस कानून को जिसको 87+ MLAs ने 2/3 मेजॉरिटी से असेंबली में पास किया था, उसे सिंगल हैंडेडली हमने खत्म करवाया। वहीं चीफ मिनिस्टर, आप कितने कामयाब रहे? रसाना मैटर में के बहुत सारी डायमेंशंस हैं। अगर आप एक्यूज्ड की बात करें या ट्रायल की बात करें, तो ट्रायल में जो मेन एक्यूज्ड था, जिसको आधार बना के पूरी कहानी क्राइम ब्रांच ने बनाई थी, तो वो बरी हो गया था, वो छूट गया था। अब कोर्ट प्रोसेसेस में ये है कि वहाँ जो कन्विक्शन हुई उसके अगेंस्ट अपील पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित है। लेकिन रसाना को केवल आप ये मत देखिए कि नैरेटिव के लेवल में वही आ रहा हूँ। तो ये हमारा फेलियर था कि वहाँ सब लोग छूट नहीं पाए, और उस फेलियर का कारण था कि भाजपा
और यहाँ की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और यहाँ की लीडरशिप कश्मीर के दलाल बन के बैठ गई थी। उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा भोंका, वो धोखे से हम हारे, हम लड़ते हुए। और जहाँ तक नैरेटिव की बात है, देखिए नैरेटिव रसाना केस में नैरेटिव ग्लोबल हिंदू डेफेमेशन कैंपेन था, और जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती के खिलाफ हमने मोर्चा खोला था, उसी समय 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर उसका एक्सपोज करके डायरेक्ट हमला जिस तरीके से बोला था, हमारे पे तो कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए, सिटिंग मुख्यमंत्री होते हुए वो सफल नहीं हो पाई। नैरेटिव को हमने पूरे तरीके से डिफ्यूज़ किया। आपने देखा किस तरीके से नेशनल मीडिया में, लोकल मीडिया में हमने जम्मू का पक्ष रखा, और अंतवोगत्वा आज पूरा देश मानता है। हम दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बाहर के लोग हमसे संपर्क में रहते हैं, चाहे वो मीडिया जगत की हों, चाहे वो लॉयर फ्रेटर्निटी के हों या आम सभ्य समाज के, सिविल सोसाइटी के लोग हों। आज पूरा देश ये मानता है कि रसाना में जो हुआ वो एक जिहादी चाल थी, रसाना में जो हुआ वो एक डेमोग्राफिक असॉल्ट का एक उसमें एंगल था, रसाना में जो हुआ उसमें ISI की शमूलियत थी। लेकिन जब भारत की सरकार ने जम्मू के लोगों को धोखा दिया, जब भाजपा ने जम्मू के लोगों को धोखा दिया, तो उस समय वो छोटी मोटी डिफीट हमें हासिल करनी थी। लेकिन अभी भी हम प्रयासरत हैं। मुझे लगता है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जिस तरीके से मामला चल रहा है, जल्दी ही वो बाकी सब लोग भी बरी होकर बाहर आएंगे और इज्जत की ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। रोशनी स्कैम में आपको सफलता मिली, लेकिन जो मिनोरिटी का मामला था कि हिंदू, सिख, बौद्ध जो जम्मू कश्मीर में वास्तव में मिनोरिटीज़ हैं, एक दूसरा जो रोहिंग्या मुस्लिम्स का मामला था, इनको डिपोर्ट करने का मामला था, उसमें कहाँ तक आप सफल रहे? मैं आपके पिछले सवाल का आंसर भी पूरा कर दूँ इसी में एक सेंटेंस में। और आपने कहा कि रसाना में क्या सफलता मिली। रसाना के बाद ही 370-35 से ख़त्म हुआ। रसाना के कारण ही वो माहौल बना कि 370 और 35 को ख़त्म किया जा सका। रसाना में षड्यंत्रकारी, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो चाहे और हों, सब बर्बाद हो गए। सरकार तो गई ही, पार्टी भी गई, और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो ये मैं रसाना की सफलता आपको अगर गिनाऊं तो इसमें, इन सफलताओं में ये भी चीज़ें शामिल होंगी। जहाँ तक आपने माइनॉरिटी इशू की बात की और आपने पहले भी सवाल पूछा कि आपकी विभाजनकारी क्या है, तो देखिए माइनॉरिटी राइट्स के लिए लड़ना तो विभाजनकारी नहीं है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से प्रेरित होकर नेता लोग माइनॉरिटी राइट्स का हनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ना तो सेक्युलरिज्म की लड़ाई है, उनके खिलाफ लड़ना तो जोड़ने की लड़ाई है, उनके खिलाफ लड़ना तो संविधान की मूल भावना को स्थापित करने की लड़ाई है। तो मैं आपको यही कहूँ, जहाँ तक वो लड़ाई है गोइंग इन इलेक्शन प्रोसेस, तो वो जो मुस्लिम कम्युनिटी जिसको तो हम किसी को यहाँ खुश करने नहीं बैठे हैं। जब हमने कहा कि मुसलमान हिंदुओं का या सिखों का हक खा रहे हैं जो संवैधानिक हक है, तो मुसलमानों को हमारे साथ, देखिए सुनिए, मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें उन मुसलमानों का वोट चाहिए जो हमारे साथ मिलकर खड़े होकर ये कहें कि 370 और 35 से जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट की तरह निर्मित करता था। चूंकि संविधान भारत का सेक्युलर है, इसलिए इस इस्लामिक स्टेट को ध्वस्त करना चाहिए। हमें वो मुसलमान चाहिए जो ये कहे कि मुसलमान गलत तरीके से जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का, सिखों का, जैनों का, बौद्धों का हक खा रहा है। ये वापस उन्हीं लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को मिलना चाहिए। हमें वो मुसलमान चाहिए जो मुसलमान इस सोच में, इस विचारधारा में, संविधान की मूल भावना में विश्वास नहीं रखता। उस मुसलमान का बिल्कुल भी हमें साथ नहीं चाहिए। ऐसा कितने % मुसलमान आप मान रहे हैं कि आपके साथ हैं? देखिए परसेंटेज की टर्म्स में मैं क्या बात करूं, इस पे आप अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन हमने देखिए मैं एटलीस्ट आप जम्मू प्रोविंस में पूरे में आप गए हैं जी, सभी आप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं, आप हमारी प्रेजेंस है, हमारे ऑफिसेज हैं। तो आप उसमें से कितना का आपको रिस्पांस ऐसे मुस्लिम्स का मिला है? मुस्लिम पे इसलिए क्योंकि जो है हमारी बातचीत इस समय उस मुद्दे पर है। देखिए बहुत सारे मुस्लिम हैं जो जिस समय हमसे बैठते हैं या बात करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के प्रांगण में भी हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान तो इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। लेकिन उसमें से कितने हैं कि जो फ्रंट में आके इस चीज़ को पब्लिकली ऑन करें? ऐसे मुस्लिम भी तो रहे होंगे ना जो विक्टिम रहे होंगे इस प्रोसेस के। तो जो विक्टिम है, अगर वो सही बात के लिए लड़ाई लड़ता है तो हम उसका साथ देंगे। तो अच्छा, उसके बाद हम आज के देखते हैं बात कि तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज अब इलेक्शन की तरफ की तैयारी की बात कर रही हैं। एनसी की आपने देखा, पीडीपी भी उल्टे सीधे बयान जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको सेटिस्फाई करने के प्रयास कर रही है। तो आप विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं कि ये कब तक संभव होंगे और आपकी उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए जहाँ तक विधानसभा चुनावों की बात है, हमें ये लग रहा है कि अगले वर्ष मार्च अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं। ऐसा सरकार ने पोस्चर लिया है, लेकिन आप डेफिनेटिव तरीके से ये नहीं कह सकते कि अगले साल चुनाव होंगे। हो सकता है 2023 में, हो सकता है 2024 में हो, दैट आई कैन नॉट से।
जहाँ तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद ही चुनाव होने हैं, तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस इटसेल्फ इलेजिटिमेट है। डिलिमिटेशन जिस आधार पे की जा रही है वो आधार है 2011 का फ्रॉड और फज्ड सेंसस जो जम्मू के खिलाफ है। तो इसीलिए हमने कहा कि 370 और 35 से को उसकी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के बजाय सरकार रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है, और डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के आधार पे करना इसका जीता जागता उदाहरण है। 2011 के आधार पे आप डिलिमिटेशन करेंगे तो कश्मीर को सत्ता मिलेगी, 2021 के आधार पे करेंगे तो जम्मू को सत्ता मिलेगी। लेकिन केंद्र ने यह निर्णय लिया कि कश्मीर को चूंकि सत्ता देनी है, 370 और 35 से खत्म करके हमने मुसलमानों को नाराज कर दिया, उसकी नाराजगी को खत्म करना है, इसलिए हम 2011 पे करेंगे ताकि सत्ता में पुनः कश्मीर आए। इसीलिए जम्मू की डिसएम्पावरमेंट एक परपेचुअल फिनोमिना बन रहा है, और इसीलिए एकजुट जम्मू ने यह तय किया है कि जम्मू संभाग में केवल 40 सीट्स हों, 39 हों, 41 हों, डिलिमिटेशन के बाद सब सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इस संदर्भ में हमारी काडर बिल्डिंग का प्रोसेस बहुत तीव्र गति से चल रहा है। पंचायत लेवल तक हम हर डिस्ट्रिक्ट में आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारी टीम बनी है, कैंडिडेट सिलेक्शन का काम चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हमारी फाइल पेंडिंग है, वो फाइनल स्टेजेस पे है। आने वाले दिनों में हमें सिंबल मिलेगा एंड यू विल सी कि हम जम्मू संभाग की सब सीटों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े करके बहुत इफेक्टिव तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और जम्मू को इस समय ज़रूरत है जम्मू के आइडियोलॉजिकल, रीजनल, इंडिजिनस, लोकल पॉलिटिकल ऑप्शन की। जम्मू के लोग ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, और एकजुट जम्मू ही एकमात्र वो ऑप्शन है जो जम्मू की गुलामी को, स्लेवरी को खत्म करवा सकता है और जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को एक सच की तरह मैनिफेस्ट कर सकता है। टोटल 40 सीटों पे इलेक्शन लड़के आप किंग की भूमिका देख रहे हैं या किंग मेकर की भूमिका? नहीं, हम किंग की ही भूमिका देख रहे हैं, क्योंकि हमने ये कहा कि जम्मू संभाग को जम्मू स्टेट बनाना, जम्मू कश्मीर में से तोड़ के, वो हमारा उद्देश्य रहेगा। तो या फिर ऐसा बने कि जम्मू संभाग जब हमें पूरा मैंडेट दे, तो सरकार तो हम अपने अकेले नहीं बना पाएंगे, तो कम से कम ये हो कि जम्मू का जो निर्णय है जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का, उसका निर्णय करने में जम्मू की आवाज़ आए। 2021 के सेंसस के आधार पर अगर डिलिमिटेशन होती है, उस समय ऑपोजिशन में रह के भी अगर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार सही आंकड़ों पे डिलिमिटेशन हो, तो दूसरी बार हम सरकार बनाएंगे। और जम्मू सवाल, जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं उसमें फाइनेंसिस की भी ज़रूरत होती है, उसमें मैन पावर की भी ज़रूरत होती है, उसमें कई तरह की और जो हिडन आपकी स्ट्रेंथ होती है, वो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। कई बार गॉडफादर भी होते हैं। आपके पीछे कौन? देखिए, हम तो आप देखिए, अगर हमारी पॉलिटिकल जर्नी आप देखें तो वी हैव कम अप स्ट्रगलिंग, लड़के हम ऊपर आए हैं समाज में से। कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं, कोई ऐसी बैकअप नहीं, कोई ऐसी सपोर्ट नहीं। आम घर से निकल के लोगों का समर्थन हासिल होता गया, जिस तरीके से डिलीवर करते गए, चीज़ें बढ़ती गई, ताकत बढ़ती गई। जहाँ तक गॉडफादर की बात है, वो ऊपर वाले के अलावा और कोई गॉडफादर नहीं है, ये तो पहली चीज़। जहाँ तक पैसे और उसकी बात है, लोगों का समर्थन मिलता रहता है। आपने देखा, हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत जंगें लड़ी, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए, सब चीज़ें खुद होती रही। और जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, ज़रूर पैसे की आवश्यकता रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू संभाग के लोग और वो राष्ट्रवादी लोग जो चाहते हैं कि ऐसी ताकतें मजबूत हों जो देश को आगे बढ़ा सकती हैं, और एकजुट जम्मू उसमें से एक ऐसी ताकत है जो इसने साबित भी किया है, वो मदद करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है मदद करेंगे। जहाँ तक हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन की बात है, मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स भी इस दिशा में काम करने का काम कर रहे हैं कि कम से कम उतने फाइनेंसेस अरेंज कर लिए जाएँ जिससे चुनाव अपना अपना कम से कम लड़ा जा सके। तो देखिए, सब पहलुओं पर मंथन हो रहा है, बातचीत हो रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसका उल्लेख मैं इस समय नहीं कर सकता, वो हो रही हैं। पर मैं आपको ये सुनिश्चित कर दूं कि आने वाले समय में 40 की 40 सीटों पे एकजुट जम्मू चुनाव लड़ेगा। एकजुट जम्मू बीजेपी का एक ऑप्शन जम्मू संभाग में बनेगा। और पिछली बार बीजेपी को केवल जम्मू संभाग से ही सीट्स मिली थी, और इतनी सीट्स मिली थी कि वो सरकार बना पाए थे या सरकार में आ पाए थे। तो एक ऑप्शन के तौर पे जम्मू के सामने एक ऑप्शन रख के जम्मू से मैंडेट पा के हम जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और ये कहने में मुझे कोई परहेज़ भी नहीं है कि ऑपोजिशन में अगर हम बैठेंगे तो आने वाले 4-5 वर्षों में जो विधानसभा का पीरियड होगा, छीन के जम्मू को अलग इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे और कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़वाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे की जर्नी के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।